जय हिंद फ्रेंड। डायरेक्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। ये आज हम मराठा से संबंधित कुछ तथ्य और कुछ रोचक जानकारी लेके आप लोग से जुड़ रहे हैं। देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। मराठा शक्ति का कैसे उदय होता है और मराठा कैसे पूरे देश में या पूरे भारत में कैसे राज करते हैं और फिर इतना जल्दी इतने बड़े शक्ति का पतन कैसे हो जाता है, इसी संबंधित ये वीडियो है। फ्रेंड, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिएगा। मुगलों के पतन के समय महत्वपूर्ण चुनौती मराठा राज्य से मिली, जो उत्तराधिकार राज्य में सबसे मजबूत थे। तो आप लोग जानते हैं उस समय केंद्र की शक्ति मुगल हुआ करते थे, लेकिन मुगलों को सबसे ज़्यादा चुनौती महाराष्ट्र से मिली या मराठाओं से मिली। और ये लोग, जब मुगलों का पतन हो रहा था तो मुगलों के पतन में जैसे जलते हुए को घी डालना जलती हुई चीज़ों में, उसी तरह मुगलों के पतन में मराठाओं ने काम किया और मुगलों के पतन में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये कह सकते हैं कि अगर मुगल 10-20 साल या 50 साल और राज करते तो मराठाओं ने उसमें हाथ लगा के उनके पतन को जल्दी से ला दिया। और ये सब हुआ कैसे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे और देखेंगे। शिवाजी के पौत्र साहू जी को औरंगजेब ने 1689 में कैद कर लिया था। 1689 में कैद कर लिया था, 1689 में कैद कर लिया था और उसे बहुत दिन तक कैद रखा। और छूटा कब? साहू जी 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद छूटा। सोचिए, इतना दिन तक उसे औरंगजेब ने साहू जी के पौत्र को कैद रखा था, जेल में इतना दिन तक कैद रखा था उसके साहू जी को, मतलब शिवाजी के पौत्र को। और ये बहुत सारी देख रेख उनके धार्मिक क्रियाओं को और उनके सारी ज़रूरतों को बहुत ध्यानपूर्वक पूरा करवाता था औरंगजेब। केवल नाम का कैद था, बाकी बाइज्जत रखा था। फिर उसके बाद की बातें देखते हैं इसमें क्या होता है। साहू जी को जब छोड़ा गया 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो वो अपने घर आता है। तो उसके बाद वहाँ पर होता क्या है, कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची का नाम है ताराबाई। जो उसकी चाची थी साहू जी की, जो कोल्हापुर में रहती थी, उन्होंने कहा भाई औरंगजेब से छूट की ये कौन चलाया साहू जी को उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, मतलब साहू जी को राज्य देने से ही मना कर दिया। इतने दिन वो कैद में थी तो उन्हें ताराबाई को लगा कि अब कोई राज्य लेने आएगा नहीं। वो अपने पति जो मृतक हो गए थे राजा राम, उनके नाम पे राज करती थी और अपने बेटा को राजा बना रखी थी, जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय को राजा बनाई थी और अपने पति को बताती थी कि ये मेरे पति का पूरा राज्य है और इस वजह से यहाँ पे किसी और की एंट्री नहीं होगी। ये सब देखने के बाद जब साहू जी आए तो देखें साहू जी का पूरा पत्ता कट हो चुका था। तो अब इसके बाद साहू जी और उनकी चाची ताराबाई में गृह युद्ध होने लगा। जब गृह युद्ध होने लगा तो उसकी स्थिति कुछ और ही भयावह हुई। फिर उसके बाद साहू जी और कोल्हापुर में जब गृह युद्ध शुरू हुआ, तो जब उनकी चाची की वजह से जब गृह युद्ध शुरू हुआ तो मराठा साम्राज्य, या ये कह सकते हैं जो मराठा सरदार था, वो दो पक्षों में बट गया। कुछ लोग कोल्हापुर की तरफ चले गए, कुछ लोग साहू जी की तरफ चले गए। इस तरह से दो ग्रुप पूरा बन गया। अब इस ग्रुप का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने पेशवा अधिपत्य स्थापित कर दिया। पेशवा अधिपत्य स्थापित करने का क्या मतलब था? पेशवा वाला प्रक्रिया शुरू कर दिया कि पेशवा एक पद होगा और पेशवा का गठन होगा, पेशवा चुना जाएगा, पेशवा कार्यकारी अधिकारी होगा, पेशवा राजा से सब कुछ डिस्कस करेगा। जैसे आज के डेट में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, उसी तरह उस समय पेशवा पद का गठन हुआ था। फिर इसमें होता क्या है कि आगे देखते हैं क्या हुआ, जिसमें मराठा राज्य से साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। मराठा जो कभी राज्य हुआ करता था, धीरे धीरे वो साम्राज्य में परिवर्तित होने लगा। और इसका क्या कैसे देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही कि मराठाओं राज्य को साम्राज्य में बदलना। साम्राज्य एक बहुत बड़ी अवधारणा है, जबकि राज्य एक छोटी अवधारणा है साम्राज्य के अंदर। पेशवा में प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ बना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं कई बार। यूपी टेट से लेके यूपीएसआई और यूपी पीसीएस में भी ये एग्ज़ाम पूछे गए हैं। ये प्रश्न पूछा गया कि प्रथम पेशवा कौन बना था, मराठा का प्रथम पेशवा कौन था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। जब पेशवा पद का गठन हुआ उसके तुरंत बाद बालाजी विश्वनाथ पेशवा बन गया। या ये कह सकते हैं कि साहू जी की तरफ से जो कूटनीति करता था वो बालाजी विश्वनाथ था
और जब पेशवा बना तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ पेशवा बन गया, और बालाजी विश्वनाथ ने ही पेशवा पद का गठन किया था। फिर उसके बाद दूसरी बात पे हम लोग आते हैं। दूसरी घटना क्या हुई, साहू जी और बालाजी विश्वनाथ मिलकर दुश्मनों को कुचलना आरंभ किया, और बालाजी विश्वनाथ कूटनीति के सहारे अनेक मराठा सरदारों को अपनी तरफ कर लिए। साहू जी और बालाजी दोनों लोग मिलके, बालाजी विश्वनाथ और साहू जी दोनों लोग ने मिलके कई राज्यों को, अपने दुश्मनों को कुचलना शुरू किया। जैसे ये मराठा है और इसके बगल बगल जो राज्य है, इन लोगों को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना शुरू किया। कौन कौन, साहू जी और विश्वनाथ। और इसी बीच हुआ क्या कि जो कोल्हापुर के उनके सरदार थे, जो उनके चाची की तरफ थे, ताराबाई की तरफ, उसे भी धीरे धीरे बालाजी की वजह से साहू जी की तरफ कर लिया गया। ये तो राजनीति में होता ही है, आप आज भी देख सकते हैं, लोग इधर से उधर टहलते रहते हैं। और फिर उसके बाद अगला प्रक्रिया इसमें क्या होता है, पेशवा ने शक्ति का संकेंद्रीकरण किया और मराठा सरदार का मंत्री प्रभावहीन होने लगे। पेशवा धीरे धीरे सारी शक्ति को अपने तरफ लेने लगा। पेशवा अपने सारी शक्ति धीरे धीरे संकेंद्रित किया, मतलब सारी शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई। और जो मंत्री परिषद हुआ करता था उस समय मराठा सरदारों का, वो धीरे धीरे प्रभावहीन होने लगा। अब देखिएगा, पेशवा अपने आप को मजबूत बना रहा है और जो उसके मंत्री हैं वो मंत्री सब कमज़ोर बन रहे हैं। तो जो मजबूत बनेगा और जो कमज़ोर बनेगा, इन दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक है, ये मानव प्रवृत्ति है। एक आदमी की शक्ति अगर छीन के दूसरे आदमी में जाएगी तो दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट, वार, विभिन्न प्रकार के मतभेद पैदा होंगे, जो आगे चल के युद्ध का रूप धारण करेंगे। आगे देखते हैं। बालाजी ने मुगल अधिकारियों को आपसी झगड़े का पूरा फायदा उठाया और चौथ और स्वदेश मुखी देने के लिए जुल्फ़िकार खां को राजी कर लिया, और अंत में सैयद बंधुओं के साथ समझौता के बाद जो क्षेत्र शिवाजी के राज्य का हिस्सा पुनः उसे वापस लिया। हाँ, तो होता क्या है, इस चीज़ को आप लोग देखिएगा। बालाजी, मुगल अधिकारियों में उस समय बहुत सारे झगड़े चल रहे थे, या कह सकते हैं मुगल अधिकारी आपस में लड़ रहे थे। बालाजी ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया, जिसका फ़ायदा क्या हुआ कि दक्कन के क्षेत्र का जो चौथ और स्वदेश मुखी था, वो जुल्फ़िकार खां से मिल के बालाजी ने अपने तरफ कर लिया, और बालाजी ने इस बात को राजी कर लिया कि चौथ और स्वदेश मुखी अब मराठा लेंगे। और दूसरा काम क्या किया, सैयद बंधु जो उस समय किंग मेकर के रूप में थे, जो राजा बनवाते थे, खुद तो राजा नहीं बन पाते थे लेकिन राजा बनवाने में बहुत योगदान करते थे। जैसी चीज़ें आप पाकिस्तान में देख सकते हैं, वहाँ के सैनिक कई बार खुद तो प्रधानमंत्री नहीं बनती, लेकिन वहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सैनिक के हिसाब से ही इनडायरेक्टली बनते रहते हैं, ऐसा कहा गया है, ऐसा देखा गया है, समझा जा सकता है ऐसा। फिर उसके बाद दूसरा बात इसमें क्या है कि राज्य का हिस्सा, हाँ, जो शिवाजी के समय का राज्य का हिस्सा मुगल जीत लिए थे, बालाजी ने उसे फिर से मुगलों से क्या किया, अपने क्षेत्र में लाया। मतलब शिवाजी के जो राज्य का हिस्सा था, जिसे शिवाजी ने राज्य बनाया था, मराठाओं के अगल बगल का हिस्सा, उसे फिर से मराठवाड़ा में मिला लिया गया। इससे मराठाओं का गौरव बढ़ा, मराठाओं की शक्ति बढ़ी, मराठा पॉजिटिव होते चले गए। फिर उसके बाद अगली देखिएगा, दिल्ली में फर्रुख सियर का तख्त पलटने के लिए बालाजी ने 1719 में सैयद बंधुओं का मदद किया। तो एक बार होता क्या है, सैयद बंधु जो थे, इन्होंने बालाजी विश्वनाथ से कहा कि फर्रुख सियर का तख्त बदलना है। तो बालाजी विश्वनाथ अपनी सेना लेके मराठवाड़ा से दिल्ली पहुंच गए। ये बात है 1719 की। आप लोग देखिएगा, 1719 की बात है जब बालाजी विश्वनाथ वहाँ पहुँचे और फर्रुख सियर का तख्त पलटा गया और सैयद बंधुओं की वजह से दूसरे राजा बने। तो बालाजी विश्वनाथ देखे, अरे दिल्ली में तो बहुत ही कमज़ोर प्रशासन है, दिल्ली पे तो कोई भी कब्जा कर सकता है, दिल्ली पे कोई भी राज कर सकता है। तो बालाजी विश्वनाथ के मन में कहीं न कहीं ये बात घर कर गई कि अब हमें मराठवाड़ा के राज्य को, या मराठवाड़ा राज्य की सीमा को उत्तर की तरफ बढ़ाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख के बालाजी विश्वनाथ ने अपनी सीमा को धीरे धीरे उत्तर बढ़ाने की सोचा। कब सोचा? जब दिल्ली में फर्रुख सियर का तख्ता पलटने आए थे। आप ये बात जानते ही हैं, और ये बात ना जानते हो तो समझ लीजिए, अगर आप अपने पड़ोसी को डराने धमकाने के लिए गुंडा बुलाएंगे तो गुंडा आपके पड़ोसी को तो धमकाएगा ही धमकाएगा, साथ में कहीं न कहीं वो आप पे भी निगाह बनाएगा कि ये भी कमज़ोर ही हैं, इनके पड़ोसी की प्रॉपर्टी ले ही रहे हैं, चलो खदेड़ के इनकी भी प्रॉपर्टी ले लेंगे। तो यही बात उस समय बालाजी विश्वनाथ ने किया। अगला पॉइंट देखते हैं। ये दिल्ली की कमज़ोर व्यवस्था को देख के उत्तर में इनका मन हुआ, ये तो ठीक है, हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखिए।
जो मराठा सरदार चौथ और सरदेश मुखी वसूलने के लिए रखे गए थे वो आगे चलकर मराठा राज्य के दुश्मन बन गए। ठीक है, इस बात को आप लोग समझिएगा कि जो मराठा सरदार रखे गए थे चौथ और सरदेश मुखी वसूलने के लिए वो मराठा के दुश्मन कैसे बन गए। मान लीजिए ये मराठा राज्य हुआ और वो इसकी सीमा हुई इतनी दूर दूर, और एक सरदार यहाँ रखा गया, एक सरदार यहाँ रखा गया, एक यहाँ, ये सब यहाँ के क्षेत्रों से वसूली कर करके मराठा के राजाओं को या मराठा को देते थे। तो हुआ क्या कि पहले था कि इनकी सेनाएं इनके अधीन थी, केंद्र के अधीन इनकी सेनाएं थीं। लेकिन जो सरदार अपने राज्य में बढ़ा उसने क्या किया कि केंद्र से अपना कांटेक्ट ख़त्म कर लिया, अपने को वहाँ पे राजा बना लिया और अपनी वहाँ सेना रख लिया और वहाँ अपना आधिपत्य स्थापित करने लगा। केंद्र से इनका कांटेक्ट धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तो जब केंद्र कमज़ोर हो गया और केंद्र पे कोई समस्या आई, कोई दुश्मन अटैक किया, तो ये जो सरदार हुआ करते थे चारों कोने में जो चौथ और सरदेश मुखी वसूलते थे, ये खुद ही उस दुश्मन से मिल जाते थे और मराठा के राज्य के केंद्र में, जो केंद्र में राजा बैठा होता था, उसके खिलाफ बगावत कर जाते थे। ये समस्याएं हुई किसके साथ? जो सरदार चौथ और सरदेश मुखी वसूलने के लिए रखे गए थे वही दुश्मन बन गए मराठा के लिए। क्योंकि आपको पहले ही देखा था कि जब पेशवा का पद का गठन हुआ तो पेशवा धीरे धीरे केंद्रीकरण करने लगा शक्ति का और सारी शक्ति अपने हाथों में लेने लगा। उनके मंत्रिपरिषद कमज़ोर होने लगे, उनके सरदार कमज़ोर होने लगे। तो सरदार के मन में ईर्ष्या की भावना आई, तो मौका पाने के बाद वो भी पलटवार किए और सारी शक्ति धीरे धीरे पेशवा से फिर सरदारों के हाथों में जाने लगे। या ये कह सकते हैं सरदार छोटा छोटा अपना राज्य बनाने लगे। जिस तरह से दिल्ली से अलग होके केंद्र सरकार छोटे छोटे राज्य बने थे, जैसे दक्कन बना था, मैसूर बना था, मराठवाड़ा बना था, उसी तरह मराठा में भी होने लगा। अगला पॉइंट देखते हैं। बालाजी विश्वनाथ के मृत्यु के बाद उसका बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना। उसके कई अभियान चलाए जिससे मुगल परेशान होकर राज्य में कई इलाके मराठों को दे दिए। ये तो बहुत छोटा सा बात है, इसमें कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है कि बालाजी के मरने के बाद उनका बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना और उसने कई अभियान चलाए। इस अभियान के बाद से मजबूर होकर मुगल राजाओं ने या मुगल राज्य के कई हिस्से मराठों को सौंप दिए गए। अगला पॉइंट देखिएगा। बाजीराव ने निजाम ने बाजीराव को कमज़ोर करने का प्रयास किया। इन दोनों के बीच 2 बार युद्ध हुए जिसमें दोनों बार निजाम को हार का सामना करना पड़ा, जिस कारण निजाम को दक्कन का चौथ और सरदेश मुखी मराठाओं को देना पड़ा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिएगा। हुआ क्या कि मराठा सोचते थे कि हम निजाम को कमज़ोर कर दें और निजाम सोचते थे हम मराठा को कमज़ोर कर दें। इन दोनों निजाम और मराठा के बीच कई बार युद्ध हुए, कई बार आपसी मतभेद हुए, जिसमें से 2 बार तो युद्ध भी हो गया। किसके किसके बीच? मराठा और निजाम के बीच। और दोनों बार निजाम की ही हार हुई, मराठा की जीत हुई। और जब निजाम दोनों बार हारा तो निजाम से चौथ और सरदेश मुखी अब मराठा को देने पड़े, जिससे निजाम कमज़ोर हो गया। अब देखिए मराठा ने अपना एक दुश्मन पाल रखा, किसको? निजाम। आगे चल के देखिएगा ये कैसे सारे दुश्मन मराठा को राज्य के पतन में अपना अपना योगदान देते हैं। उत्तर में अहमद शाह अब्दाली, नाजिब उल्ला और शुजाउद्दौला। उत्तर में ये 3 लोग हुए। एक तो अफगानिस्तान से आया था, कौन? अहमद शाह अब्दाली। दूसरा कौन था? नाजिब उल दौला, रोहेलखंड का जो अधिकारी या फिर रोहेलखंड का जो राजा था। और तीसरा कौन था? शुजाउद्दौला अवध से। ये तीनों लोग की सेनाएं गठित हुई और तीनों लोग मिलके मराठा पर आक्रमण किए। तीनों लोग मिलके मराठा पे आक्रमण किए। ये आक्रमण कब हुआ? 14 जनवरी 1761 में। आप देखिएगा कितना महत्वपूर्ण युद्ध होने वाला है। 3 लोग एक तरफ हैं, रोहेलखंड के सरदार अवध के और फिर अफगानिस्तान के अब्दाली, तीनों ने मिलके आक्रमण कर दिए मराठा पे और मराठा इसमें बुरी तरह से पराजित हो गई। मराठा के बहुत जो ट्रेंड सैनिक थे, जो लड़ाकू सैनिक थे, वो मारे गए। मराठा के धन की हानि हुई और मराठा के जन की हानि हुई। मराठा का राज्य चला गया। मतलब पूरी तरह से मराठा इसमें टूटा तो नहीं, लेकिन एकदम टूट गया पूरी तरह से। देखते हैं आगे क्या होता है। इससे अफगान को फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो पंजाब में अधिकार नहीं बना पाए। अच्छा, लगता था क्या कि अब यहाँ से अफगान आगे बढ़ेंगे, इंडिया में जो भारत का हिस्सा है उसमें अफगान का राज्य आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि अफगान जब मराठाओं को हरा के हटाए वहाँ से,
तो उसके बाद इन्हें लगा कि चलो अब हम पंजाब पे कब्जा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि पंजाब और अफ़गानों का भी युद्ध हुआ है। तो अफ़गान पंजाब से हार जाते हैं। जिस तरह से क्रिकेट का मैच होता है, कोई सेमीफाइनल में किसी से हार के वो फाइनल पहुंचता है तो दूसरे से फाइनल में हार जाता है, या क्वार्टर फाइनल जीत के सेमीफाइनल पहुंच के दूसरे से हार के फिर वो बाहर होता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे हुई। ये लोग पहले मराठाओं को हरा के हटाएं, फिर इन लोग को, अफ़गान को, पंजाब वालों ने हरा दिया। आगे चलकर सवाई माधवराव और रघुराम बने। आगे चलकर राज्य के लिए सवाई माधव और रघुनाथ राव के बीच संघर्ष हुआ। किसके किसके बीच होता है? सवाई माधव और रघुनाथ राव के बीच संघर्ष होने लगा मराठा राज्य के लिए। अच्छा, जब यहाँ पे अभी तक अफ़गान का युद्ध चल रहा था तो अंग्रेज जो थे वो बैठ के देख रहे थे। अंग्रेज़ ने देखा, पहले अफ़गान वालों ने कमज़ोर किया मराठा को, फिर मराठा वालों ने कमज़ोर किया, फिर पंजाब वालों ने कमज़ोर किया अफ़गान वालों को। तो यहाँ पे ये बहुत रणनीतिक कंडीशन बनी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसका पूरा पूरा फ़ायदा मराठे उठाने लगे, अंग्रेज़ उठाने लगे। देखिएगा इसमें अंग्रेज़ किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं और आगे चल के कैसे मराठा के लिए संघर्ष होता है, जिससे सारा फ़ायदा कोई और ले जाता है। जब सवाई माधव और रघुनाथ राव के बीच युद्ध हुआ, इन दोनों के बीच राज्य के लिए संघर्ष होने लगा, तो जो इसमें रघुनाथ राव था, इसे लगा हम सवाई माधव से हार जाएंगे, तो ये अंग्रेज़ों की तरफ चला गया। कौन? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव जब अंग्रेज़ों की तरफ जा मिला, तो उसने अंग्रेज़ों को युद्ध के लिए बुलाया कि आप आइए, हम आपके साथ हैं और मिलकर अब मराठवाड़ा को हटाएं। और इसे अंग्रेज़ों ने आश्वासन दिया, ठीक है, हमारा मराठवाड़ा को हटा देंगे और आने वाले राज्य आपको दे देंगे, जिससे अब यहाँ से आंग्ल और मराठा युद्ध स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से लगातार आते रहते हैं। और अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा।